लेकर गए थे तो फिर एम्स पटना एक बार घूमे। फिर घूमे तो लगा कि इस इंस्टीट्यूट में आना है, कैसे भी आना है। नीट के पहले हमें भी उतना आइडिया नहीं था क्या करना है। जो जिन सीनियर से मेरी बात होती थी वो सारे आईआईटी की तैयारी करते थे। फिर थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ, ये एक आईआईटी कुछ चीज़ है जिसको क्रैक करना है। जो लोग एम्स में जा चुके थे वो लोग को, उन लोगों का मैं वीडियो देखता था, थोड़ा मेहनत किए और वही सब बेसिकली एनसीईआरटी फॉलो किए। मतलब मेन टारगेट तो आईआईटी के थे, लेकिन उतना अच्छा नहीं गया क्योंकि मेन था ना कि वो थोड़ा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए थे। जो सूडो कॉन्फिडेंस होता है ना कि आपको सब चीज़ आता है लेकिन आपको कुछ नहीं आ रहा होता है। मेरा है ना कि हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करते हैं। प्लानिंग काम हम पापा पे छोड़ देते हैं। मेरा है कि मतलब ऑन द गो विद द फ्लो। कोविड टाइम में जब देखे तो वो पता चला कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की बहुत क्राइसिस है। नमस्कार। विश्व संवाद केंद्र के साक्षात्कार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बिहार प्रतिभाओं की धरती है। यह कारण नहीं कि यहाँ पर बुद्ध को ज्ञान मिला, महावीर का पूरा संघर्ष यहाँ बीता, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज यहीं जन्म लिए, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इसी धरती के हैं, जिनके बारे में लिखा था परीक्षार्थी परीक्षक से ज़्यादा योग्य है। तो ऐसे बिहार में हर कोने में प्रतिभा संपन्न लोग हैं, लेकिन आज हम जिससे चर्चा करेंगे वो कुछ विशेष हैं। विशेष इसलिए क्योंकि मैट्रिक के बाद इंटर और इंटर के बाद जो सबसे बड़ी तैयारियां होती हैं विद्यार्थियों की, वो मेडिकल क्षेत्र में जाने के लिए होती है या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने के लिए होती है, अथवा कुछ लोग वैज्ञानिक बनने की ओर अग्रसर होते हैं। मैं पिछले 30 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूँ। ऐसा पहली बार देखा कि कोई विद्यार्थी इंटर लेवल पे होने वाली तमाम परीक्षाओं को उत्तीर्ण करता है और बाद में सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए मेडिकल क्षेत्र को अपनाता है। जी हाँ, आज हमसे चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित है आदित्य राज जी। आपका स्वागत है आदित्य जी। आप सारण छपड़ा के मसरख प्रखंड अंतर्गत गनौली गांव के रहने वाले हैं। प्रारंभिक शिक्षा आपकी महावीर सरस्वती विद्या मंदिर सिवान में हुई। तृतीय वर्ष कक्षा से आपकी शिक्षा यहीं सेंट माइकल स्कूल से हुई। आपने यहीं से मैट्रिक की, इंटर की और उसके बाद तमाम परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया। एक बार जरा हम चर्चा कर ले किस किस परीक्षा को इन्होंने उत्तीर्ण किया है। उसमें एक है नीट का एग्जामिनेशन। हम सबको मालूम है, पहले ये जो टेस्ट होता था इससे सिर्फ सेलेक्टेड मेडिकल कॉलेजेस में लोग जाते थे। एम्स का अलग एग्ज़ाम होता था, एफएमसी पुणे का अलग एग्ज़ाम होता था। अब इस सबको इंटीग्रेट कर दिया गया है और देश में कहीं भी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए आपको नीट अनिवार्य है। तो इससे अब एफएमसी पुणे, सीएमसी वेलोर और पीएमसीएच जैसी जितनी संस्थाएं हैं उसमें नीट के मार्क्स पर ही आपको एंट्रेंस मिलता है। अपने आदित्य जी ने उसको क्रैक किया और एम्स के अलावा आपको एफएमसी पुणे, सीएमसी वेलोर और पीएमसीएच इन तीनों जगह से एडमिशन के लिए आमंत्रण मिला था। दूसरा जो टेस्ट होता है, जो कई लोगों का ड्रीम होता है, वो इंजीनियरिंग का है। तो जो जेई जिसको हम कहते हैं जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसके थ्रू पहले लोग सिर्फ आईआईटी में जाते थे, एनआईटी का अलग एग्ज़ाम होता था, ट्रिपल आईटी का अलग एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब उन सब को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब जेई मेंस के रिज़ल्ट पर ही आप, अगर आपको आईआईटी में जाना है तो जेई एडवांस का एग्ज़ाम देना पड़ता है और जेई मेंस के मार्क्स के बेसिस पर ही आपको एनआईटी और ट्रिपल आईटी के अलग अलग कॉलेज में एडमिशन मिलता है। कुछ स्टेट ने इसके मार्क्स बेसिस पर ही अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन देते हैं, जिसमें एक बिहार भी है। वेस्ट बंगाल में ये सुविधा नहीं है। बिहार में जेई मेंस के मार्क्स पर ही एडमिशन मिलता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस,
में अगर जिनको एडमिशन लेना रहता है उनके लिए आईएससी ने एक पैरामीटर तय किया है कि वो नीट के मार्क्स पर एडमिशन देते हैं। साथ ही उसके अलावा जेई मेंस का जो मार्क्स आता है उसके आधार पर एडमिशन देते हैं। उसके अलावा किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना KVPY उसके मार्क्स बेसिस पर भी वो अपने यहाँ बच्चों का नामांकन लेते हैं। एक और जो जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ NEST नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, इसके थ्रू भी लोग वैज्ञानिक बनते हैं और इसमें 2 संस्थाएं हैं NICER भुवनेश्वर और CEBS मुंबई। इन दोनों संस्थाओं में एडमिशन दिया जाता है। NEST के मार्क्स पर ही इन दोनों अलग अलग दोनों संस्थाओं में नामांकन के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। एक और जो टेस्ट इन्होंने क्रैक किया था वो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये पूसा टेस्ट कंडक्ट करती है न्यू दिल्ली में। पूसा जो न्यू दिल्ली में है वो उसके ICAR वो कंडक्ट करती है एग्जामिनेशन, और इसके माध्यम से देश के विभिन्न जो एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन होता है। तो इसमें भी आपने क्रैक किया था। हमारे बीच आज बातचीत के लिए रहेंगे, हम उनसे इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से जानेंगे। आपका स्वागत है पुनः। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे आपने तैयारी की थी। जब तक क्लास 8 में थे, 8 के पहले हमें भी उतना आइडिया नहीं था क्या करना है। मतलब अपना ज़िंदगी जिए जा रहे थे मस्ती से, मतलब पढ़ना खेलना ये सब होते रहता था। उस समय तक कोई ये मतलब वो जो होता है ना कि फ्यूचर प्लानिंग जो होता है वो 8 के पहले तक नहीं था। फिर जब 8 में गए तो हमारे सीनियर लोग के थ्रू पता चला, वो लोग मतलब विभिन्न तैयारियां कर रहे थे। कोई नीट का कर रहा था, कोई IIT का कर रहा था। तो उस समय ज़्यादातर जो मेरे दोस्त थे या जो जिन सीनियर से मेरी बात होती थी वो सारे IIT की तैयारी करते थे। तो मेरा उनके साथ ही मतलब उनके थ्रू ही पता चला कि ये सब एग्ज़ाम होता है, इसके लिए मतलब कैसे कैसे क्या करना, वो मार्गदर्शन मुझे अपने सीनियर से मिलता था। तो ये क्लास 8 से स्टार्ट हुआ। तो मतलब फिर थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ ये एक IIT कुछ चीज़ है जिसको क्रैक करना है। फिर उसके लिए तैयारी के लिए फिर हम लोग एग्ज़ाम मतलब कोचिंग खोजने लगे, कौन सा कोचिंग देना है। तो फिर मतलब उधर ही के थ्रू अलग अलग कोचिंग का एग्ज़ाम हम लोग देते थे। फिर देखते थे अपना रैंक क्या आ रहा है। फिर जब अच्छा आता था तो लगता था कि हाँ कुछ कर सकते हैं, किसी में उतना अच्छा नहीं आता था तो लगता था कि अरे क्या हो गया। फिर वही धीरे धीरे तो 8 से प्रॉपर जो हम लोग का था वो तैयारी स्टार्ट हुआ था। तो 8 के बाद ना 8 तक हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी था। 8 से थोड़ा सीरियस हुए हम लोग इसके लिए। तो 8 में हम विद्यापीठ में पढ़ते थे, मतलब टेस्ट दिए थे उसमें अच्छा रैंक आ गया था तो वहाँ एडमिशन। और स्कूल था कि हम लोग को फ़ायदा था कि मेरा स्कूल जो था वो बोर्ड के लिए कवर कर देता था। तो हम लोग कोचिंग में जाकर जो हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा एज की जो ज़रूरत रहती थी वो मतलब हम लोग को कंट्रीब्यूट कोचिंग से आ जाती थी। तो वो भी फिर भी उतना सीरियस नहीं थे 8th में। अभी तो जस्ट पता चला था कि ये एग्ज़ाम होता है, लेकिन ये नहीं पता था कि कितना टफ होता है कितना इजी होता है। बस ये पता था कि हाँ ज़िंदगी में कुछ करने के लिए IIT करना होता है। वो फिर 8th गुजरा, फिर और भी टेस्ट, वैसे हम लोग कोचिंग का टेस्ट देते रहते थे। तो 9th में जब हम लोग गए तो वो उधर आकाश का अच्छा से निकल गया था मेरा। तो वो फिर उधर मेन था ना कि जो स्कूल था वो हमारा बोर्ड कवर कर दे रहा था। तो कोचिंग हम लोग बस खोज रहे थे कि कोई एक्स्ट्रा एज जो मिल जाए हम लोग को वो प्रिपरेशन का। उसके बाद क्या होता था कि जो मेन ध्यान रखना रहता है वो है कि जैसे आप नीट का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट रहेगा कि आपको NCERT कवर करना पड़ता है लाइन बाय लाइन। अगर बायो सब्जेक्ट ले ले तो केमिस्ट्री में हो गया, ऑर्गेनिक अगर आप कर रहे तो, इनऑर्गेनिक कर रहे तो फिज़िक्स और फिज़िकल ऑलमोस्ट सेम होते हैं। उसमें फार्मूला बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको अप्लाई करना आपको आना चाहिए होता है। तो फिज़िक्स और जो फिज़िकल केमिस्ट्री इसके लिए हम टीचर पे बहुत डिपेंडेंट रहते थे। वो कितने वैरायटी के क्वेश्चन करा रहे हैं उसी को क्वेश्चन को रिवाइज करना, फिर आकर होमवर्क करना। मतलब बहुत लोग, सबका अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है। कुछ लोग अपना बुक से के थ्रू करते हैं, कुछ लोग टीचर के थ्रू करते हैं। मतलब कि जैसे हम, मेरे से भी कुछ लोग पूछते थे कि फ़िज़िक्स में आप अच्छे वर्मा बना रहे हैं या नहीं। मैं नहीं बनाता था, मैं सिर्फ अपने टीचर पर डिपेंडेंट रहता था कि वो जो वैरायटी के क्वेश्चन करा देते उतने
ही मैं बस रिवाइज़ करता था, फिर जो होमवर्क मिलता था वो मैं होमवर्क कर लिया करता था उसी दिन, जो फिज़िक्स का और फिज़िकल केमिस्ट्री का ये था। और जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, इसके लिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ये मतलब जितनी जल्दी समझ में आ जाती है रिज़ल्ट उतना अच्छा, उतना जल्दी हो जाता है। फिर आईआईटी के लिए जो था वो 11th-12th में थोड़ा ये था कि कन्फ्यूज़न था किधर जाना है, नीट में जाना है, आईआईटी में जाना है। उस समय फिर ना वो जो जो लोग अभी आईआईटी में जा चुके थे, जब मैं 11th-12th में था, तो जो लोग आईआईटी में जा चुके थे, जो लोग एम्स में जा चुके थे, वो लोग को उन लोगों का मैं वीडियो देखता था, तो उनके थ्रू थोड़ा मोड़ा पता चलता था कि अच्छा आईआईटी का ऐसा लाइफ है, एम्स का ऐसा लाइफ है। फिर टर्निंग पॉइंट ये था कि एक बार मेरा जेई मेंस का एग्ज़ाम था, वो पड़ा था फुलवारी शरीफ, वो भी एम्स पटना के जस्ट थोड़ा पहले था वो, क्या मतलब जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर था वो पापा लेकर गए थे एग्ज़ाम दिलाने। तो वो उसके बाद ना एग्ज़ाम बाद मेरे को तो बिल्कुल घूमने का मन नहीं था एम्स पटना, लेकिन पापा बोले कि आए हो तो देख लो एम्स। फिर पापा जब एम्स पटना एक बार राउंड मतलब लगाए थे, पापा के साथ हम पापा लेकर गए थे, तो फिर एम्स पटना एक बार घूमे तो लगा कि इस इंस्टीट्यूट में आना है, कैसे भी आना है। तो उसके बाद वो तो फिर बोर्ड चल रहा था, बोर्ड दिए, एग्ज़ाम दिए। उस साल मतलब मेन टारगेट तो आईआईटी के थे, लेकिन उतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि मेन था ना कि वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए थे। दिक्कत क्या हुआ था कि जब क्लास होता था तो समझ में आता था सब चीज़, तो लगता था कि ये हमेशा मेरे साथ रहेगा, तो हम रिवाइज़ अच्छे से नहीं कर पाए थे। अब रिवाइज़ नहीं कर पाए थे तो मतलब वो जो सूडो कॉन्फिडेंस होता है ना कि आपको सब चीज़ आता है लेकिन आपको कुछ नहीं आ रहा होता है, तो वो कॉन्फिडेंस के कारण वो उस साल गिर गया था। फिर उसके बाद एक साल का कोचिंग फिर करना पड़ा था हमको, मतलब बेसिकली हमको वो रिवीजन जो हम नहीं किए थे उसको कंप्लीट करना था, तो वो रिवीजन किए। फिर वो एग्ज़ाम मतलब वही था कि टारगेट था कि एम्स चाहिए, एम्स कैसे भी चाहिए। फिर वही थोड़ा मेहनत किए और वही सब बेसिकली एनसीईआरटी फॉलो किए, बायो और केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल और फिज़िक्स के लिए मेनली टीचर्स पे डिपेंडेंट थे, जो टीचर क्वेश्चन कराए उनको उसी में रिवाइज़ करना और जो होमवर्क दिया वो करना। इन सब को करते करते वो फिर क्या हुआ कि जब पहले मतलब मेन तो था कि एम्स जाना है, लेकिन एग्ज़ाम सारा फॉर्म भरा हुआ था, तो मेंस का एग्ज़ाम पहले आया था। मेंस का एग्ज़ाम जब आया तो मतलब बिल्कुल पढ़ के, तो स्पेसिफिकली मेंस के लिए हम पढ़े नहीं थे क्योंकि नीट का तैयारी चल रहा था, एम्स में जाना था। तो मेंस का एग्ज़ाम आया तो उतना अच्छा से तैयार नहीं थे, जस्ट एक रात पहले एग्ज़ाम के हम फिज़िक्स का फार्मूला बस देखकर चले गए थे। और एनसीईआरटी जो कि पढ़े हुए थे, तो मेंस में भी ना बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो और कुछ कुछ क्वेश्चन जो हम लोग को सर रिवाइज़ कराए हुए थे वो भी मेंस में आ गए थे। तो मेंस का था कि प्रॉपर तैयारी नहीं था, लेकिन उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा चला गया। अब एग्ज़ाम अच्छा चला गया तो लगा कि हाँ अब की बार तो पक्का हो जाएगा, मतलब कोई ना कोई बढ़िया इंस्टीट्यूट में। फिर उसके बाद तो वो कॉन्फिडेंस दे दिया मेंस का जो एग्ज़ाम दिया कि हाँ अब की बार अच्छा हो जाएगा मेरा, तो वो कॉन्फिडेंस लेके फिर तैयारी करते गए। फिर नीट का एग्ज़ाम हुआ और नीट के एग्ज़ाम के बाद तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े थे, उसके बाद बस उसी ये पे एग्ज़ाम, मतलब उसके बाद फिर ये था जेई एडवांस देने गए थे। जेई एडवांस के पहले वो क्योंकि हम तो नीट का तैयारी कर रहे थे, तो मैथ्स और जेई एडवांस में था ऐसा कि मैथ्स भी आपको मतलब हर सब्जेक्ट पास होना रहता है, तो वो दो चैप्टर हम पढ़ के गए थे। एक 3D ज्योमेट्री था, एक और था 3D ज्योमेट्री और स्ट्रेट लाइन, शायद एक चैप्टर याद आ रहा है, एक 3D ज्योमेट्री था, एक ट्राइंगल्स था। ये दोनों चैप्टर बस हम पढ़ के गए थे मैथ के लिए, क्योंकि हमको था कि बस पास करना है मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री में जो नंबर आएगा उसे देख लेंगे। तो उसके बाद मतलब जे एडवांस चला गया, मतलब बीत गया जैसे भी था। उसके जस्ट 2 दिन बाद या 1 दिन बाद ही नेक्स्ट का एग्ज़ाम था। तो ये जेई एडवांस का सेंटर मेरा बंगाल था, उधर बंगाल गया, फिर उधर से तुरंत वापस आना पड़ा। आने का तो बिल्कुल मन था नहीं था, लेकिन फिर भी आना पड़ा क्योंकि एग्ज़ाम था। फिर एग्ज़ाम दिए तो ये भी अच्छा ही गया था ये एग्ज़ाम, लेकिन मेन था कि नीट का एग्ज़ाम ओवर हो गया था ना, तो टेंशन नहीं था। फिर ये सब एग्ज़ाम हम टेंशन फ्री दिए जा रहे थे। उसके बाद तो फिर वेटिंग चल रहा था कि अब रिज़ल्ट आएगा। एक तो बीच में वो मेंस का रिज़ल्ट आ गया था, तो वो बूस्टअप दिया था कि हाँ सब अच्छा जाएगा, अब तो सब अच्छा जाएगा।
फिर एग्ज़ाम का वेटिंग चल रहा था और इंस्टीट्यूट सर्च किया जा रहा था कि मतलब एग्ज़ाम के बाद बात हुआ था जो मेरे सीनियर्स अभी दूसरे दूसरे मेडिकल कॉलेज में हैं कि मतलब क्या कॉलेज मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है। तो वो लोग था कि दो ही लेना था, या तो कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूट लेना था या फिर दिल्ली का कोई इंस्टीट्यूट लेना था। तो उन लोग से बात हुआ फिर। और सबसे गजब बात था कि जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन सत्यनारायण भगवान का पूजा हो रहा था घर पे। भगवान का पूजा हुआ था, शाम को रिज़ल्ट आया था। तो वो फिर रिज़ल्ट आया तो वो अलग ही खुशी का माहौल था। उसके बाद वो फिर काउंसलिंग हुआ एम्स पटना, जो कि जिसको सोच कर गए थे कि मेडिकल में आना है उसी में फिर एडमिशन हुआ। फिर उसके बाद अच्छा, ये कि स्टार्ट हो लोगों गया। में एक तो कि जेई की जो तैयारी करते हैं या तो वो अपने आप में एक बड़ा टफ एग्ज़ाम होता है। फिर नीट की जो तैयारी करते हैं वो अपने आप में भी टफ होता है, क्योंकि दोनों में फिजिक्स केमिस्ट्री तो दोनों में कॉमन है, लेकिन एक में बायोलॉजी है दूसरे में मैथमेटिक्स है। तो ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपने कैसे कवर किया? आपका फोकस तो बायोलॉजी पे था क्योंकि नीट आपको करनी थी, फिर मैथ्स की प्रिपरेशन आपने कैसे की? ये इसमें बहुत हद तक मेरे पापा का विज़न था ये। मतलब वो था कि हम लोग का स्कूल जो था वो बायो के साथ मैथ पढ़ाता था। तो स्कूल में था और जो 11 मैथ 12 एक्स्ट्रा रख सकते हैं? मतलब मैथ वो उस समय तक था कि मैथ रखना ही रहता था। नहीं, कंपलसरी था नहीं? मैथ नहीं, दो दो सेक्शन था, बायो का दो सेक्शन था। एक मतलब मेरे पहले तक था कि मैथ्स कंपलसरी है बायो के साथ, लेकिन मेरे समय से बायो का दो सेक्शन कर दिया गया। एक में था कि आपको बायो के साथ मैथ रख सकते हैं और दूसरे में था बायो के साथ कंप्यूटर रख सकते हैं। तो उस समय चूंकि हम कंफ्यूजन में थे कि श्योर नहीं थे कि किस साइड जाना है, तो फिर हम सेफ साइड लिए कि बायो मैथ्स। विथ मैथ देखते हैं, जिस साइड में जो अच्छा लगेगा फिर करेंगे। ऑप्शंस ज़्यादा रहेंगे इसलिए हाँ। आपने उसको लिया। तो इतने सारे एग्ज़ाम लोग तो खुद ही कई लोगों से मैं मिलता हूँ विद्यार्थियों से, तो कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मेरा ड्रीम है। आईआईटी भी कुछ लोगों का ड्रीम होता है, बहुतों का ड्रीम होता है। मेडिकल में तो बीच में लड़कों की संख्या कम हो गई थी, जिस रेशियो से बढ़ना था उस रेशियो से नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन फिर उसमें भी लोगों का ड्रीम रहता है। तो आपने मतलब कैंपस देख करके डिसाइड किया कि मुझे एम्स में जाना है, या कुछ फ्यूचर प्लान या कुछ विज़न था इसलिए उसको डिसाइड किया? मतलब मेरा है ना कि हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करते हैं। अच्छा। प्लानिंग काम हम पापा पे छोड़ देते हैं। मेरा है कि मतलब ऑन द गो विद द फ्लो, अच्छा। जो भी है ज़िंदगी जैसे चल रहा है। मतलब ऐसे देखिएगा तो 8 तक पता नहीं था कि क्या करना है, फिर आए तो कन्फ्यूज़न था कि नीट। और ज़्यादातर मेरे दोस्त जो थे वो आईआईटी ही लिए हैं, तो वो था कि आईआईटी करना है, आईआईटी करना है। लेकिन फिर आया कि वो क्या कहते हैं, कैंपस देखे, मेन तो कैंपस देख के लगा कि अरे ये कॉलेज होता है, ऐसे कॉलेज में आना है। फिर जब एग्ज़ाम दिए तो फिर कोविड टाइम भी आ गया था। हाँ, तो 20 उस समय मतलब हर लोग अलग अलग तरह से एडवाइस दे रहे थे कि साइंटिस्ट में चले जाओ, ये थोड़ा सेफ रहेगा। तुम अगर कोविड मतलब जा रहे हो मेडिकल फील्ड में तो तुमको मरने की मतलब संभावना ज़्यादा हाँ खुद रहेगी। की मतलब सेहत देखनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी अभी दूसरों की सेहत से। लेकिन 21 फिर में तो काफ़ी डॉक्टर गुजर भी गए भी है पटना में, हाँ, लगभग 100 डॉक्टर। तो वही मतलब मेन एक तरह से स्टार्टिंग टर्निंग पॉइंट तो एम्स पटना कैंपस देखे थे। दूसरा टर्निंग पॉइंट यही था कि कोविड टाइम में जब देखे तो वो पता चला कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की बहुत क्राइसिस है। मतलब जो लोग अभी हैं वो लोग कितना स्ट्रेस में वर्क कर रहे हैं, ये मतलब कभी कभी होता है कि अटेंडेंट लोग गुस्सा आ जाते हैं कि तुम मतलब क्यों नहीं जल्दी देख रहे हो। मतलब वो लोग भी थोड़ा समझना चाहिए कि उस पर भी बहुत ज़्यादा लोड है डॉक्टर पे। तो वही सोचे कि थोड़ा लोड कम करना होगा। मतलब मेन वही था कि पेशेंट को ज़्यादा सुविधा मिले, ज़्यादा हाँ। डॉक्टर लोग आए। तो अच्छा, ये भी तो है ना कि डॉक्टर जो लोग अच्छी पढ़ाई करते हैं बिहार के संदर्भ में ब्रेन ड्रेन काफ़ी है। तो आपका भी फ्यूचर तो स्टेट्स या कहीं और जाने का होगा। अब भी देखिए हम वही बोले गो विद द फ्लो, हम सोचते नहीं कि उधर जाना है वहाँ जाना है, उस समय जैसा होगा। और बहुत हद तक जैसे कि हम जब ये महावीर सरस्वती शिशु मंदिर में थे ना, तो उस समय मम्मी के साथ हम जाया करते थे अलग अलग साइंस, मतलब वो कैंप लगता था तो उसमें जाया करते थे। तो उसमें ना एक बार हम लोग गए थे, समस्तीपुर था शायद, वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं याद है, लेकिन वो जो था ना वो स्कूल एक डॉक्टर बनाए थे। बटा बटहा, बटा हाँ बटहा में वो एक स्कूल एक डॉक्टर बनाया था और वो स्कूल ग्रैंड था। और वो था कि उनका स्टोरी पापा बता रहे थे कि ये था कि
वो डॉक्टर पहले लंदन में थे, स्टेट्स में थे, वहाँ से आए तो वो कंट्रीब्यूट किए। तो वो अगर मान लीजिए वो सर्विस उधर भी दिया, लेकिन वो तो यहाँ के कितने बच्चों का कल्याण कर रहे हैं। तो मतलब हर चीज़ का दो पहलू होता है, आप पे डिपेंड करता है आप किस साइड उसको देख रहे हैं। नहीं, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ये सही है। वो कंट्रीब्यूशन मतलब आप कहीं भी सर्विस करें, कंट्रीब्यूट अगर आप जब तक अपने देश के लिए कर रहे हैं, अपने मिट्टी के लिए कर रहे हैं, तो आपका वो ज़िंदगी स्वार्थ है एक तरह से। अपने दर्शकों को मैं एक और बात बता दूं कि डॉक्टर्स डे डॉक्टर बिहान चंद्र राय के नाम पर मनाया जाता है, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, एक अच्छे चिकित्सक थे। बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा कि उनको मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों में नामांकन के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन समाज सेवा के लिए सबसे उपयुक्त मेडिकल का क्षेत्र होता है, इसलिए उन्होंने इस विधा को चुना और देश के एक सफल चिकित्सक हुए, जिनके नाम पर आज हम सब लोग डॉक्टर्स डे मनाते हैं 1 जुलाई को। और कुछ आपके जीवन की कुछ ऐसी घटना जो आपको काफ़ी प्रेरित करती रही है? होता है ना, कई बार आदमी देखता है कुछ ऐसा, जैसे एक मैं उदाहरण बताता हूँ। अभी नरेंद्र बाबू यहाँ के बहुत अच्छे सर्जन हैं, डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद। अब तो बेचारे पार्किंसन से पीड़ित हैं, तो नहीं पेशेंट वगैरह नहीं देखते हैं। और लेकिन उनकी किताब है, उन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा है। उसमें लिखा है कि एक बार उनके गांव में हुआ क्या कि एक आदमी सर्पदंश से मर गया, क्योंकि चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी। तो उसी समय उन्होंने कहा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा और लोगों की सेवा करूंगा। फिर बाद में अच्छे चिकित्सक हुए, दुनिया के प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक सर्जन बने। तो ऐसे कुछ आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको इंस्पायर करती रही हैं? देखिए मतलब एक चीज़ है कि हम ना बहुत ज़्यादा सोचते नहीं किसी इवेंट पे, तो इसलिए मतलब वो है कि वैसे कोई ये नहीं आया था कि ये डॉक्टर बनना है तो उसके लिए कोई इंस्पिरेशन। वो था कि फिर वो दो चीज़ था, एक तो कैंपस हाँ, और ये, और दूसरा ये था इंस्पिरेशन में ना। देखिए में कुछ ऐसी घटना जो आपको मेन ना हम लोग लिए? को, हाँ, ये जो था वो मम्मी पापा से ना, जैसे मम्मी का था और ये सर्विस करती थी, फिर आकर हम लोग को पढ़ाना, ये सब देख कर ना मतलब, और मम्मी भी मेरी गोल्ड मेडलिस्ट है लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी साइंस में। तो वो उनसे ना थोड़ा लगता था कि मम्मी इतना कर रही है तो हम लोग जैसे कुछ भी उनके इक्विवेलेंट कर पाए, मतलब मेहनत। क्योंकि मेन रहता ना कि ये हम लोग एक मॉर्फोलॉजी का चैप्टर है बायो में, उसके थ्रू हम लोग समझे थे कि मतलब वो चैप्टर हमको पहले नहीं समझ में आता, बिल्कुल नहीं समझ में आता था। तो वो चैप्टर इसलिए नहीं समझ में आता था क्योंकि हम उससे हमेशा भागते रहते थे। उस चैप्टर पे हम मेहनत किए तो फिर वो चैप्टर अब, हाँ, वो मतलब जब नीट का एग्ज़ाम था तो वो टिप पे रहता था। तो वही था कि मतलब किसी भी चीज़ पे आपको मेहनत करना रहता है, आपको टाइम देना होता है, वो फिर रिज़ल्ट अपने आप आता है। तो ये मेहनत जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बोलने के लिए आसान होता है कि वर्क हार्ड, लेकिन जब कोई आपको लाइव एग्जांपल दे रहा होता है तो फिर वो अपने आप में इम्बाइब हो जाता है, आपके अंदर आ जाता है कि हाँ, मतलब इसको हार्ड वर्क कहते हैं। मतलब कुछ लोग होता है कि थोड़ा काम कर लिया, हार्ड वर्क बोल के निकल लिए, लेकिन वो जब आप लाइव देखते हैं ना तो वो अपने आप इम्बाइब हो जाते हैं। तो वही मम्मी पापा का वो जो हार्ड वर्क है ना, वो देख कर ही थोड़ा लगता है कि नहीं, थोड़ा और करके सोते हैं, और थोड़ा होमवर्क, थोड़ा और पढ़ाई करके सोते हैं, ताकि वो हमको हेल्प करे आगे और अचीव करने में, ताकि इन लोग का जो मेहनत हो वो स्वार्थ हो, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हाँ, ब्रेक ले रहे हैं। और ये होता है ना, ये ब्रेक ही लोग मिस हैंडल करते हैं। जो मतलब 5 मिनट का ब्रेक लिए और फिर मोबाइल ऑन किए और 2-4 घंटा 5 मिनट, हाँ, घंटा हो गया। तो ये मतलब ब्रेक पे अपने मेहनत करना पड़ता है कि आप ब्रेक जो ले रहे हो वो प्रॉपर ब्रेक ले, उसमें ये मोबाइल नहीं ऑन होना चाहिए। ब्रेक शुड बी ब्रेक, नॉट फुल स्टॉप और कॉमा। हाँ, ठीक है, तो ये बेहतर है। बिहार में भी काफ़ी संभावनाएं हैं। बिहार में अभी एक फ़ोटो वायरल हो रही है, गंगा घाट पर बैठ कर के कैसे लड़के तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे सही बताया कि सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं दे। सपने बंद आँखों से नहीं देखे जाते, खुले आँखों से देखे जाते हैं। हमारे बीच आदित्य जी आए, कुछ और अगर कहना चाहते हैं तो बताएं। बस ये है कि मतलब अपने ज़मीन को हमेशा याद रखिएगा, कुछ भी बड़े होइए, मतलब कुछ भी आप बनिए,
थोड़ा कंट्रीब्यूशन अपने गांव के लिए, मतलब आप जहाँ से हैं अगर ऐसा करे कि हर गांव से कोई एक आदमी ही, मतलब जो भी उस गांव से किसी ऊंचे पोस्ट पे जाए वो अपने गांव के लिए थोड़ा थोड़ा वर्क करे, तो फिर हमको दूसरे की तरफ नहीं देखना पड़ेगा कि हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। क्योंकि जनरली हर कोई देखता है, बिहार को तो बोलता है कि मतलब आप लोग अंडर डेवलप्ड है, आप लोग मतलब बेरोजगार है, दूसरे स्टेट में जाते हैं काम कर, ये सब बोलते हैं। तो ठीक है, मतलब बहुत हद तक आप गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। मतलब एक आदमी जो गांव से प्रॉपर, मतलब उस गांव का एक आदमी भी उस गांव के लिए काम करे तो धीरे धीरे करके हो सकता है 50-60 साल लगे, लेकिन फिर होगा कि सारा गांव डेवलप हो जाएगा। फिर हमको मतलब दूसरे की तरफ देखने की नहीं पर ज़रूरत पड़ेगी कि मतलब आप हमको रोज़गार दीजिए, आप हमको ये फैसिलिटी दीजिए। हम लोग खुद से ये सब चीज़ डेवलप कर सकते हैं और दूसरे पे क्यों डिपेंडेंट होना। अपने गांव का अगर जैसे हम अपने गांव का करते हैं, आप अपने गांव का कीजिए, ऐसे ऐसे गांव का एक आदमी भी करे तो गांव अच्छे से डेवलप हो सकता है। तो बस यही है कि अपने मतलब ज़मीन को हमेशा याद रखिएगा, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी, उसके प्रति कुछ कंट्रीब्यूट करके तब इस पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग लोग जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा हमने अपने समाज को देखा था उससे कुछ बेहतर करके जाएं, जैसी पृथ्वी हमको हमारे पूर्वजों ने दी थी उससे बेहतर करके जाएं। हमारे बीच आदित्य जी आएँ, आपका बहुत बहुत आभार। हम चाहेंगे कि आपका सपना पूरा हो। आज अभी एग्ज़ाम का दौर रहता है और हम सबको मालूम है कि मेडिकल की तैयारी, मेडिकल पढ़ने वाले लोगों का समय कितना महत्वपूर्ण होता है। इस बीच समय निकाल कर हमारे बीच आए, दर्शकों से बातचीत की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।